तो वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। मेरा नाम है तंजोत सिंह एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स का टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आप ऑलरेडी ये टॉपिक जानते हैं और कई मेरे फ्रेंड्स इस टॉपिक से डरते भी हैं, खासकर जो आर्ट्स में हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कम आता है या साइन कॉस टैन में प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की तो वो है इस टॉपिक के क्वेश्चंस को समझना। तो गाइज फिर से एक बार आपके साथ मैं अपनी स्टोरीज के साथ आया हूँ जहाँ हम इंडिविजुअल कंसेप्ट्स पे फोकस करके उसको काउंटर करेंगे और आपको मैं इन टॉपिक्स के बेसिक्स प्लस एप्लीकेशंस भी समझाऊंगा। आज आप मेरे साथ ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनेंगे जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बड़ी ही मिलती जुलती हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने एलिवेशन एंड डिप्रेशन सीख लिया। मैं इसकी आपके साथ 3 या 4 वीडियोज़ लेके आऊँगा और मेरी पहली 2 वीडियोज़ जो बच्चा भी देख लेगा, महज 30 या 40 मिनट की मेरी वीडियो होने वाली है। जो बच्चा भी मेरी ये वीडियोस देख लेगा वो आज के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिकली सॉल्व कर पाएगा एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस के हर तरह के क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, मैं आज कोई आपके साथ एनिमेशन लेके आया हूँ। तो ये एक टावर है जो बड़ा लंबा सा है। ये एक भाई साहब है, इन भाई साहब का नाम है शिप्पी भाई साहब। ओके, तो फ्रेंड्स यहां से होती है हमारी स्टोरी स्टार्ट। इन भाई साहब का नाम है शिप्पी भाई साहब। तो इन भाई साहब का नाम है शिप्पी भाई साहब और दूसरे भाई साहब का नाम है पीपी भाई साहब। तो ये स्टोरी है शिप्पी एंड पीपी की। अब स्टोरी कुछ ऐसे है कि अपने अपने घरों से शिप्पी और पीपी ये शर्त लगाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि भाई देखते हैं कौन इस टावर की हाइट पहले पता करेगा, कि कौन इस टावर की हाइट पहले पता करेगा। जो टावर दोनों के ही घर से 50 मीटर 50 मिनट की दूरी पे है। तो फिर क्या था, पीपी जी थोड़े से पीपी जी दिमाग से बड़े से शातिर होते हैं, चतुर होते हैं। तो पीपी जी क्या करते हैं, पीपी जी फटाफट एक रस्सी लेते हैं और भागना स्टार्ट करते हैं। शिप्पी जी अभी वहीं पे थे कि पीपी जी ने अपनी दौड़ लगानी स्टार्ट कर दी। तो आप देख सकते हैं पीपी जी ने क्या किया, यहां से घर से निकले रस्सी लेके और टावर पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब एक नॉर्मल बंदा यही करेगा। जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा या मैथ्स पढ़ रखा है पर उसकी एप्लीकेशन को यूज करना नहीं आता, तो वो बंदा तो ऐसे ही करेगा। पीपी जी भी उनमें से थे, हम लोगों में से भी 70% बच्चे ऐसा ही सोचते। तो पीपी जी ने क्या किया, ली रस्सी, बस चढ़ना स्टार्ट हो गए टावर पे, यहाँ 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 यहाँ। अब पता नहीं कब पहुंचेंगे गिरेंगे, क्या बनेगा उनका। लेकिन देखो अब देखने वाली बात यह कि शिप्पी जी ने क्या किया, शिप्पी जी तो अपनी जगह से हिले ही नहीं। तो शिप्पी ने यहां पे यूज किया हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट। अब शिप्पी जी ने क्या किया, शिप्पी जी ने देखा अपने घर से खड़े होके इस टावर की हाइट तक। जैसे ही उनने यहां से देखा इस टावर की हाइट तक, तो उन्हें एक लाइन ऑफ साइट मिली। उन्हें मिली एक लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट से मेरा मतलब है कि शिप्पी ने क्या किया, किसी तरह से अपनी ही जगह से, अपने ही घर से उस टावर की हाइट तक का एंगल निकाल लिया, जिस एंगल को हम ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में थीटा के नाम से जानते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, थीटा हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। फाइन, वेरिएबल दैट वेरिएबल वो होते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो शिप्पी जी ने लाइन ऑफ साइट को पकड़ा, यहां देखा, यह पूरी जो लाइन ऑफ साइट थी उसने एक एंगल बनाया, ग्राउंड से कोई एंगल बनाया होगा, वो एंगल मैंने आपको बोल दिया वो थीटा है। और दूसरी बात, शिप्पी जी को ऑलरेडी ही पता था कि जो टावर का डिस्टेंस है उनके घर से वो 50 मीटर का है। वो कितने मीटर का है?
50 मीटर का। तो बस यही दो बातें थी जो शिप्पी जी ने प्रैक्टिकली समझी थी और पीपी जी कहीं इसमें चूक गए थे। तो शिप्पी जी ने क्या किया, इसको एक ट्रायंगल की फॉर्म में ले लिया। ये आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये यही ट्रायंगल है बड़ा वाला, मैं यहां छोटा करके आपको बताने वाला हूं। शिप्पी जी ने नोटिस किया कि ये बिल्कुल टॉवर जो है बिल्कुल सीधा खड़ा है, ग्राउंड से बिल्कुल सीधा खड़ा है। कोई भी चीज जब सीधी खड़ी होती है ऐसे या ऐसे, तो वो एंगल होता है 90 डिग्री। अगर आप डी में भी देखें, अगर मैं इसी के ऊपर डी बना दूं सपोज, तो डी में कुछ इस तरह से एंगल्स दिए होते हैं, ये 0, ये 30, ये 0, ये 30, ये 60, ये कहीं ये 45, ये 60 और 45 के डबल 90, फिर आगे चलते हैं हम, ऐसे ही होता है डी। तो इसका मतलब जब भी कोई ऐसी शेप आपको मिलेगी, वो क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है, या वो राइट एंगल होने वाली है, या वो 90 डिग्री होने वाली है। इन तीनों बातों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो शिप्पी ने ये नोटिस किया कि जब ये टॉवर सीधी हाइट पे खड़ा है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल का नाम मैं दे दूं ABC, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। ये बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं वो आर्ट्स के भी हैं, जिन्हें मैथ्स का बड़ा ही मुश्किल लगता है या कम आता है, तो आपको डरने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि मैं आपको बेसिक से एंड तक एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। और मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मेरे 2 ही लेक्चर से आप ये पूरा टॉपिक हमेशा के लिए याद कर लेंगे और कल को अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में से यूज़ भी करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। फाइन, तो चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि उसने देखा टॉवर सीधा था, तो मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर मैं इसकी कोई भी, आप जरूरी नहीं ABC XYZ भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABC जैसे मैंने दिया तो शिप्पी ने बोला कि भाई ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पे है, B पे। फाइन, ऑलरेडी शिप्पी जी ने अपनी लाइन ऑफ साइट से या कोई जुगाड़ करके ये एंगल पता कर लिया था, जिसे मैंने कहा कि ये थीटा था। फाइन, ये एंगल हमारा थीटा था। और तीसरी बात, शिप्पी को पता था कि इस टॉवर से लेके उसके घर की जो हाइट है, सॉरी डिस्टेंस है, वो 50 मीटर है। तो बस फिर क्या था, जब भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, उसमें आपको कोई एक एंगल और किसी भी साइड का डिस्टेंस मिल जाए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सारी साइड्स का डिस्टेंस क्या है। फाइन, यही है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो जो मैंने आपको कंडीशन बताई वो क्या है, एक तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए। फाइन, अब राइट एंगल ट्रायंगल वाली कंडीशन आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हो, हमेशा जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के ही दिए जाते हैं। तो कोई नॉनसेंस क्वेश्चन तो आपसे पूछने ही नहीं वाला। तो मैं तो कहता हूँ कि आप ये पहली कंडीशन एलिमिनेट ही कर दो, है ही नहीं है कंडीशन, क्योंकि हमने मान लिया कि ये सारे ट्रायंगल्स होंगे ही ऑलरेडी 90 डिग्री वाले। फाइन, तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई कि जब भी मुझे कोई ट्रायंगल दिया होगा, ऑलरेडी पता है मुझे ये 90 डिग्री है, तो मुझे कोई एक एंगल, चाहे वो ये हो जाए, चाहे वो ये हो जाए, कोई एक एंगल अगर पता हो और कोई भी एक साइड का डिस्टेंस पता हो इन तीनों साइड्स में से, तो मैं ये बता सकता हूं कि उसकी एलिवेशन वाली एंगल कितनी है, एलिवेशन वाला डिस्टेंस कितना है, डिप्रेशन वाले डिस्टेंसेस कितने हैं, या कोई भी क्वेश्चन उसमें से पूछा जाए तो मैं बड़ी ही आसानी से उसका जवाब दे सकता हूँ। फाइन, अब वो कैसे दिया जाता है, इसमें साइन कॉस टैन के कुछ कंसेप्ट लगाए जाते हैं, कुछ रेशियोज लगाई जाती हैं, जो मैं आस्ता आस्ता आने वाले टाइम में अपनी इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हमने पहला केस देखा कि शिप्पी ने तो खड़े खड़े ही इस टॉवर की हाइट बता दी, जबकि पीपी जी को इस टॉवर पे चढ़ना पड़ा रस्सी लेके। यही एप्लीकेशन है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की, जिसे आपने सीखना है, प्रैक्टिकली मेरे साथ समझना है और फिर यूज भी करना है। फाइन, तो ये था मेरा पहला केस कि मैं कहीं भी खड़ा हूं, सपोज कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। सपोज क्वेश्चन आता है कि आप किसी बेस पे खड़े हैं, सपोज ये कोई पेड़ है लंबा सा 60 मीटर्स तक, आप बोलेंगे इतना लंबा पेड़ होता है? हाँ होता है, मैंने वीडियो में बताया है अपने ऑलरेडी फोना फ्लोरा वाली। सिल्वर फिर जो पेड़ होता है वो 60 मीटर्स होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी। उसी पेड़ को मैं लेता हूँ, ये कोई पेड़ है
अभी मुझे इसकी एग्जैक्ट हाइट नहीं पता 60, 61, 62 कितनी है, और मैं कहीं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इस बूटे की हाइट कितनी है। बस मुझे क्या पता करना है, मुझे अपने जहाँ मैं खड़ा हूँ और इस बूटे तक का डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो मैं अपनी एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइड से यूज़ करके किसी तरह से ये एंगल पता चल जाए, या लाइन ऑफ साइड का मतलब जब आप यहाँ से वहाँ देखेंगे तो ये धरती के साथ या फिर ग्राउंड के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, वो एंगल मुझे पता चल जाए, ये डिस्टेंस मुझे पता चल जाए, तो इस पेड़ पे बिना चढ़े हुए ही मैं इसकी हाइट बता दूंगा, वो भी एकदम एग्जैक्ट हाइट। तो ये एप्लीकेशन अब आप कहीं भी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इसी लाइन ऑफ साइड को, मतलब इसी क्वेश्चन में या जब भी प्रैक्टिकल जिंदगी में हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसे कहा जाता है एलिवेशन। कुछ भी नहीं है, होता लाइन ऑफ साइट ही है, मतलब मेरी ये जो नज़र है ये कहाँ तक जा रही है, ऊपर वहीं तक जाएगी जहाँ का मैं डिस्टेंस देखना चाहता हूँ। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ आए कि आप कहीं खड़े हैं और आपको कोई हाइट में चीज़ है और उसकी हाइट पता करना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप लगा देंगे ये वाला मेथड, आप इसको यूज़ कर लेंगे और ये क्वेश्चन निकाल देंगे। और ऐसे सारे केसेस को क्या कहा जाता है, एलिवेशन केसेस। तो अभी तक इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि एलिवेशन क्या है। एलिवेशन मतलब यहाँ से कुछ एलिवेट करना, मतलब ऊपर करना, है ना। ये एलिवेशन हुई, एलिवेट हुआ एंगल, और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब यही थीटा जो मेरा लाइन ऑफ साइट बना रहा था। फाइन, तो पहला पार्ट आपको समझ आ गया। कैसे प्रैक्टिकली अब आप बोलेंगे सर आपने तो बताया ही नहीं कि आपने इसका आंसर कैसे निकाला, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। उसके लिए मुझे डीप बेसिक्स से आपको ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा, वो हम आस्ता करेंगे। आइए पहले हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन समझते हैं और कुछ बेसिक फंडास समझते हैं। बेसिक फंडास मतलब चाहिए क्या क्या, एक मुझे चाहिए था ये वाला डिस्टेंस और ये थीटा। अगर ये मुझे मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक फॉर्मूले में पुट करना है और आपको आ जाएगा। पर अगर मैं आपको फॉर्मूला याद करवा दूंगा तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट आने वाले हैं आपके साथ। आप खुद ही इतने काबिल हो जाओगे मेरे साथ मेरी दूसरे लेक्चर तक कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होना चाहिए या होना है। तो आइए अपना नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एलिवेशन के या डिप्रेशन के कौन से केसेस हमें मिलते हैं। तो ये आप सबको समझ आ गया, चलते हैं नेक्स्ट। फिर से मेरे दोनों दोस्त आ गए, एक पीपी भाई साहब और एक शिप्पी भाई साहब। इन दोनों के दिमाग में फिर से एक खुराफात जागी और ये सोचने लगे इस बिल्डिंग की छत पे चढ़ के कि यार इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। और देखते ही देखते दोनों ने लगा ली शर्त 5,000 रुपए की कि जो पहले इस बिल्डिंग की हाइट पता करेगा उसको मिलेंगे 5,000 रुपए इनाम। तो फिर क्या था, पीपीजी ने फिर वही देसी दिमाग लगाया जो शायद मैं भी लगाता या आप सब भी लगाते, वही 70% बच्चे जिन्होंने मैथ्स नहीं सीखा हुआ प्रैक्टिकली। पीपीजी ने पहले तो सोचा कि मैं छलांग लगा देता हूँ नीचे, लेकिन थोड़ा सा उन्हें रिस्की लगा तो उन्होंने वही रस्सी वाला कंसेप्ट फिर से यूज़ किया। तो पीपीजी ने क्या किया, पीपीजी ने फेंकी ऊपर से रस्सी नीचे, पर रस्सी निकली छोटी। अब प्रॉब्लम ये पड़ गई कि रस्सी निकली छोटी। अब जब रस्सी छोटी निकली तो पीपीजी का क्या हाल हुआ किसी को नहीं पता नहीं फिर उन्होंने छलांग मारी कि नई रस्सी लाके बांधी होगी और नीचे लेके गया होगा, कुछ किया होगा। तो पीपीजी का जो मेंटल माइंड था उसने यही बोला कि अगर इस बिल्डिंग की हाइट मुझे पता करनी है तो या तो मैं वो रस्सी नीचे फेंकूं और फिर देखूं वो रस्सी नीचे जाके कहाँ टच होती है, वो मैं अप्रॉक्सीमेटली हाइट निकाल लूँ, या तो फिर मैं खुद छलांग मार दूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है शिप्पी जी की। अब शिप्पी जी ने पढ़ा था हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वंस अगेन, ठीक है, पहले लेता हूं मैं। तो शिप्पी जी ने पढ़ा था हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, उन्होंने एक बार फिर से यही कंसेप्ट यहां पे यूज कर दिया। अब देखिए कैसे किया। शिप्पी जी ने देखा कि इस बिल्डिंग की हाइट पता करने के लिए या किसी भी बिल्डिंग की हाइट पता करने के लिए एक ट्रायंगल में दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो ये मान के चलो कि 90 डिग्री है, वो थे कोई एक एंगल थीटा और कोई भी एक डिस्टेंस किसी भी साइड का। शिप्पी जी की नज़र पड़ी सामने एक स्टोर पे जिसका डिस्टेंस उस बिल्डिंग के डिस्टेंस से था कुछ 100 मीटर।
तो शिप्पी जी ने सोचा कि अगर मैं अपनी लाइन ऑफ साइट को यूज करके वही खड़े खड़े ये पता कर लूं कि मेरी लाइन ऑफ साइट या मेरी नज़र जो जा रही है यहाँ पे, अगर ये कोई आंख है सपोज यहाँ पे, तो जो मेरी नज़र यहाँ जा रही है वो नज़र इस बिल्डिंग की हाइट के साथ कौन सा एंगल बना रही है, तो मुझे इस ट्राइंगल का थीटा मिल जाएगा। मतलब मुझे ये एंगल मिल जाएगा। मुझे तो कोई एक एंगल चाहिए था, मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो बस शिप्पी जी ने यूज की अपनी लाइन ऑफ साइट, किसके साथ, हाइट ऑफ बिल्डिंग के साथ, वो एंगल बना थीटा। शिप्पी जी को पता था कि जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल या कोई ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। शिप्पी जी ने जब लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा था तब उन्हें पता था कि पैरेलल लाइंस में एक्चुअल में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसे कहा जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज किया और उन्होंने ये थीटा निकालने के बाद डायरेक्टली ये बोल दिया कि ये भी थीटा है। मतलब अगर सपोज करो उनका थीटा 60 डिग्री निकला, डी में जब उन्होंने यहाँ डी लगा के देखी कि ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है ये डी है, जब उन्हें डी लगा के देखा कि ये एंगल कितना बन रहा है तो उन्हें पता चला ये एंगल 60 बन रहा है विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। फाइन। तो बस फिर क्या था, शिप्पी जी ने ट्रायंगल का एक एंगल निकाल दिया। शिप्पी जी को पता था कि कॉफी शॉप या कोई स्टोर का डिस्टेंस इस बिल्डिंग के साथ 100 मीटर्स है। मतलब शिप्पी जी कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन की दोनों प्रोबेबिलिटीज को यूज कर चुके थे। जो ये ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल बेटा मैं ऊपर बना के छोटा सा बता रहा हूँ। तो शिप्पी जी ने इस ट्रायंगल में मान के चलो ये 90 डिग्री है, क्योंकि जो बिल्डिंग होगी वो सीधी ही खड़ी होगी ग्राउंड के साथ, तो ये 90 डिग्री है। मैंने कहा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑलरेडी 90 डिग्री वाला ही पूछा जाएगा। फाइन। तो अब देखो जो शिप्पी जी की स्टोरी में लाइन ऑफ साइट को यहाँ से यूज करके उन्होंने ये एंगल निकाल दिया, जो निकला थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑलरेडी उनको पता था कि ये मीटर डिस्टेंस है 100 मीटर, और मेरी इन चीज़ों के साथ ये दोनों मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो कवर होगी। तो बस फिर क्या था, फिर वही कुछ साइन थीटा या साइन कॉस टैन कुछ लगाया होगा और आंसर निकाल दिया होगा। इसके बाद ज़्यादा करना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता। बस अगर इसमें मैं टैन लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, यहाँ से एक और स्टेप और आंसर। मतलब इस क्वेश्चन को समझने के बाद, ये रिक्वायरमेंट समझने के बाद कि बस मुझे ये थीटा चाहिए या कोई थीटा चाहिए और कोई डिस्टेंस चाहिए, बस मुझे 2 स्टेप आगे करने और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइन। तो इस तरह से शिप्पी जी ने बिल्डिंग के ऊपर ही खड़े खड़े ये पता कर लिया कि इस बिल्डिंग की विद रिस्पेक्ट टू हाइट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर खड़े खड़े ही पता कर लिया। जबकि प्रितपाल जी कहीं शायद यहाँ अभी तक यहाँ कहीं रस्सी के साथ ना लमक रहे हो। फाइन। आपने देखा कैसे हमने मैथ की एप्लीकेशन को यूज़ किया, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को यूज़ किया और अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को निकाला। यही फ़ायदा होता है एक सब्जेक्ट का, अगर आप उसको थॉरोली प्रैक्टिकली पढ़ो तो। फाइन। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने जो अपनी लाइन ऑफ साइट बनाई थी वो नीचे से ऊपर की तरफ थी, इसीलिए मैंने उसे एलिवेट किया था और उसको मैंने कहा था एलिवेशन। वैसे ही इस क्वेश्चन में जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूंगा, अपनी लाइन ऑफ साइट को ऊपर से नीचे की तरफ बनाऊंगा, तो उसको मैं बोलूंगा फ्रेंड्स डिप्रेशन। बस इतना सा ही मतलब है एलिवेशन और डिप्रेशन का। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ सीखने वाला है ही नहीं है। फिर भी मैं एक और कंसेप्ट आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, जिससे आपका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन माइंड है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आपको पता चल गया कि कैसे किसी ट्राइंगल में अगर हमें कोई एक थीटा है, मतलब कोई एक एंगल पता है और कोई एक डिस्टेंस पता है, तो हम उसकी कोई भी साइड निकाल सकते हैं और कोई भी एंगल निकाल सकते हैं यूजिंग आइदर एंगल ऑफ एलिवेशन, जब लाइन ऑफ साइट ऊपर होती है,
सपोज ये आंख है कोई, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन जब लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ होती है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो मैं आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड ही लेके आया हूं, जो मैंने कोशिश की है थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाई जाए। अब ये आपके सामने अखनूर का पुल है, आप देख सकते हैं। ये जो जम्मू वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर इससे वाकिफ़ ही होंगे। अखनूर का जो पुल है, ये पिछला पुल, ये अगला पुल, इसे ओल्ड ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, अखनूर के पुल की जो एवरेज हाइट है चेनाब रिवर से वो कुछ 301 मीटर्स है, वो कुछ 301 मीटर्स है। ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 300 मीटर्स। फाइन। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, वही शिप्पी पीपी की फिर से एक छोटी सी स्टोरी, सो दैट यू मे वेल प्रैक्टिकली कम टू नो अबाउट द फैक्ट्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। फाइन। तो अब फिर से शिप्पी और पीपी एक बार इस पुल पे खड़े थे, फिर से दोनों के दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आया और दोनों के बीच में शर्त लग गई 10,000 रुपए की, कि जो पहले बताएगा या पता करेगा कि रिवर की विड्थ कितनी है, उसको मिलेंगे 10,000 रुपए। पीपी ऑलरेडी बड़ा परेशान था, पहली शर्त में कुछ पैसे हारा था, दूसरी शर्त में 5,000 रुपया हारा था, अब ये तीसरी शर्त उसके पास थी। तो जैसे इनकी ये शर्त लगी, पीपी ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा, यहां से नीचे आया और फिर क्या था, फिर उसने फुल स्पीड में एनर्जी के साथ तैरना स्टार्ट कर दिया। एक एंड से रस्सी बांधी होगी अपने साथ और तैरना स्टार्ट कर दिया। आइए देखते हैं कैसे। तो शिप्पी जी तो ऊपर ही खड़े हैं, लेकिन पीपी जी ने फुल रेस लगा ली है, फुल रेस लगा लिए। यहाँ पीछे कुछ बांधा होगा, रस्सी लेके जा रहे हैं, जिस रस्सी को यहाँ तक लेके जाएंगे और उसकी विड्थ पता करेंगे। अब चेनाब रिवर में जो जो गया उसका क्या हाल हुआ ये तो दुनिया ही जानती है ना। इसलिए बड़ा मुश्किल है ये विड्थ को ऐसे नापना, पर चलो हम मान के चलते हैं कि पीपी जी सही सलामत हैं, अच्छे खासे अपने घर पे हैं अभी। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि अपने 10,000 की शर्त को मैं जीत के पुराने पैसे कैसे पूरा करूं, फटाफट यहाँ से स्विम करता 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 यहाँ तक जाऊं और बता दूं कि इस रिवर की विड्थ कितनी है। अगर थोड़ा सा और दिमाग कोई लगाए तो कुछ नहीं है, कोई नाव ले लोगे जिसमें चप्पू डालोगे और आगे जाओगे, फिर से यही कंसेप्ट लगाओगे। मतलब पीपी जी ने कुछ अनोखा नहीं किया, हम सब यही करते। या तो मैं कोई नाव लेता, उसको सीधा पार लेके जाता, तो रस्सी का एक एंड यहाँ आ जाता, रस्सी का एक एंड यहाँ आ जाता और बाद में वो रस्सी नाप ली जाती, है ना। अगर लेमैन लैंग्वेज में मैं सोचूं तो सिर्फ मेरे पास यही एक जुगाड़ है इसको करने के लिए। फाइन फ्रेंड्स, लेकिन हम कैसे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को यूज़ करके बिना ये इतना प्रैक्टिकल काम, बिना इतना वर्जिश वाला काम किए हुए कैसे पता कर सकते हैं कि एक पुल से एक रिवर की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। तो चलते हैं, आपको बताता हूँ ये कैसे किया। ऑफ कोर्स ये कमाल फिर से हमारे शिप्पी जी ने दिखाया। वैसे पीपी जी मेरे दिल के ज़्यादा पास हैं, पर फिर भी शिप्पी जी ने फिर से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट या जो आइडिया यूज़ किया वो हाइट एंड डिस्टेंसेस का लिया। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। तो शिप्पी जी को क्या चाहिए था, उनको अपने ट्रायंगल में एक तो थीटा चाहिए था और कोई एक डिस्टेंस चाहिए था। उन्होंने फटाफट गूगल किया, या ये तो बड़ा कॉमन ही है कि 300 अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर की हाइट होती है इस पुल की रिवर के साथ। तो उनको ट्रायंगल का एक हिस्सा तो यहीं पे मिल गया कि इस पुल की हाइट कितनी होने वाली है, 300 मीटर्स। दैट इज, अगर मैं बोल दूं यही ट्रायंगल यहाँ पे, आई होप ये दिख रहा होगा साफ आपको, तो इस ट्रायंगल में शिप्पी को ये वाला डिस्टेंस तो मिल गया आराम से, दैट इज 300 मीटर्स। अब उनको चाहिए था थीटा। तो थीटा के लिए उन्होंने क्या किया, यहां पे अपनी लाइन ऑफ साइट को यूज करके, अपनी नजर को यूज करके उस डी की हेल्प से ये पता कर लिया कि ये एंगल कितना है,
सपोज दिस इज थीटा अगेन। जैसे ही उन्हें ये एंगल पता चला थीटा, तो उन्होंने बिना सोचे समझे बोल दिया कि ये भी थीटा होगा। सपोज इफ इट इज 45 डिग्रीज, देन ये भी अपने आप कितना हो गया, अपने आप में 45 डिग्री। तो शिप्पी जी ने क्या किया, फिर से एक बार हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कंसेप्ट को, अब कौन से कंसेप्ट को यूज किया गया, डिप्रेशन वाले कंसेप्ट को, जो मैं आपको ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो शिप्पी जी ने अपने डिप्रेशन वाले कंसेप्ट को यूज करके ये एंगल निकाल दिया 45 डिग्री। ऑलरेडी उन्हें पता था इस पुल की, इस रिवर से हाइट कितनी है, दैट वाज 300 मीटर्स। तो बस फिर क्या था, कोई 2 स्टेप और किए और आंसर निकाल दिया। पर आपका क्वेश्चन होगा कि ये जो आंसर है वो तो सिर्फ यहाँ तक का ही निकलेगा ना। अगर इसमें थीटा और वगैरह यूज करूँ, थीटा यूज करके और साइन कॉस टैन यूज करके मैं सिर्फ इतने ही डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो शिप्पी जी को क्या करना पड़ा, उन्हें एक बार फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन अपनी दूसरे एज पे, दूसरे रिवर के शोर पे लगाना पड़ा। फाइन। तो शिप्पी ने क्या किया, उसने ऑलरेडी लाइन ऑफ साइट से ये पता कर लिया था कि एंगल 45 डिग्री है। इस एंगल को जब इस पुल के बेस के साथ देखा गया, डी के साथ एंगल ऑफ साइट को, तो लाइन ऑफ साइट को देखा गया, तो वहां से पता चला कि ये एंगल 45 है। तो ये एंगल भी 45 बन गया यूजिंग द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कंसेप्ट ऑफ पैरेललाइंस वंस अगेन। फाइन। वैसे ही जब उन्होंने यहाँ से देखा तो ये एंगल यहाँ से बना 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री आ गया। और ये कॉमन हाइट जो रिवर की अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर्स। तो उन्होंने इस ट्रायंगल में साइन कॉस टैन का कॉन्सेप्ट लगा के ये डिस्टेंस निकाल दिया। और इस ट्रायंगल में फिर से एक बार साइन कॉस टैन का कॉन्सेप्ट लगा के ये डिस्टेंस निकाल दिया। जब दोनों डिस्टेंसेस को ऐड किया गया तो शिप्पी जी ने बता दिया कि इस रिवर की विड्थ अप्रॉक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए। इस तरह से शिप्पी पैसे वाला बनता गया और पीपी कंगाल होता गया। ठीक है। तो आपके साथ जो मैंने आज ये 3 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, मैंने आपको बताया कि कैसे एक प्रैक्टिकल जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री का और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का मतलब डिप्रेशन एलिवेशन का यूज करके मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मेरे सामने कोई लंबी सी बिल्डिंग है, उसकी हाइट क्या है, विदाउट प्रैक्टिकली गोइंग इनटू दैट बिल्डिंग। वहीं अगर मैं किसी हाइट पे खड़ा हूँ, सपोज मैं किसी पहाड़ पे खड़ा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि सी लेवल से इस पहाड़ की जो हाइट है वो कितनी है, दैट कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। फाइन। वैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर किसी मैं पुल पे खड़ा हूँ और मुझे किसी रिवर की विड्थ पता करनी है तो मैं एग्जैक्टली पता कर सकता हूं कि उसकी विड्थ क्या है। तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच आपको मैथ्स के टॉपिक से मिलता है। आप इन टॉपिक्स को सिर्फ अपने JKSSB के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, हो सकता है आप कल को इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एम्प्लॉय भी करो और कल को अपने बच्चों को भी सिखाओ कि कैसे हम अपनी जगह पे खड़े हुए किसी भी हाइट को, किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी एंगल को लाइन ऑफ साइट की मदद से निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें जो पढ़ने वाला है, तो इसमें जो पढ़ने वाला रहता है वो ये पढ़ने वाला रहता है कि तंजोत सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि जब मेरे ट्राइएंगल में मुझे कोई एक एंगल मिल जाए, सपोज मुझे ये एंगल थीटा मिल गया इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, और सपोज मुझे ये डिस्टेंस किसी तरह से पता चल गया, सपोज ये 50 मीटर्स है, तो उसके बाद आपने ये आंसर कैसे निकाला कि AC कितना है, या फिर ये आंसर कैसे निकाला कि AB कितना है। तो उसके लिए मैंने यूज किया अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जिसमें साइन, कॉस, टैन आता है और इनके उल्टे आते हैं, और एक कोर बेसिक कंसेप्ट दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। फाइन। जिनको तो ये कंसेप्ट्स आते हैं और एंगल एलिवेशन डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, उनकी तो आज पूरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ना भी आ जाएगा जब मैं आगे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, पर एटलीस्ट आपको अब समझना तो आ गया कि क्वेश्चन की डिमांड कैसे रहती है प्रैक्टिकली। फाइन। और जो मेरे प्यारे बच्चे आर्ट सेक्शन के हैं
अगर उन्हें ये पता करना है कि ये सब चीज़ें क्या हैं और इस क्वेश्चन को अब सॉल्व किया कैसे किया जाता है, तो आप मेरे साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में जुड़िए, जहां मैं आपको इसके आंसर्स निकालना सिखाऊंगा और फिर उसके बाद फिर हम दुनिया का मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आसान से स्टार्ट करते हुए मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपने मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि शायद आपको एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएं जहां आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी ना पड़े, आप क्वेश्चन देख के ऑप्शंस देख के ही बता दो कि ये इसका आंसर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाले चैप्टर में। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास में आपका फिर से स्वागत रहेगा।